गाइस, अभी मैं अकाउंटिंग की एक वीडियो शूट किया हूँ जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी जो भी अकाउंटिंग की शब्दावली हैं, जैसे कैपिटल हो गया और डेबिटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। यानी जितनी भी शब्दावली होती हैं अकाउंटिंग की, टोटल चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो, चाहे वो बीकॉम की हो, टोटल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और सबका हिंदी में नोट्स भी, हिंदी में डेफिनीशन भी आपको देखने को मिलेगा। और सबको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, डेफिनीशन अलग है और मैंने अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं उस लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है प्रैक्टिकल के साथ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप चाहते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज़ को आसानी से कर सकें। तो हे गाइस, तो आज जानते हैं कुछ अकाउंटिंग की शब्दावली जो कि अकाउंटिंग में एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको इस वीडियो में अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी शब्दावली आती हैं टोटल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग सारे अकाउंटिंग जितनी भी शब्दावली हैं टोटल दी हुई हैं। तो आप एक एक करके जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग की शब्दावली में जो सबसे पहला आता है हमारा, वो आता है कैपिटल। तो आप देख सकते हैं कैपिटल की डिफिनीशन क्या है। साधारण तौर पे वह धनराशि होती है जिसे हम व्यापार को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। तो सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि जब भी हम व्यापार स्टार्ट करते हैं, चाहे 1 लाख रुपया लगा के, चाहे 2 लाख रुपये लगा के, तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम जो भी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाता है हमारा कैपिटल। तो दूसरा इसमें आहरण, जो कि हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा या वस्तु जो भी निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वह हमारा आहरण कहलाता है। बाकी आप डिफिनीशन अपने अनुसार देख सकते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे जानने को मिल रहा है अभी। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे लायबिलिटीज़। तो बेसिकली लायबिलिटीज़ क्या होता है? लायबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व। तो दायित्व क्या होता है? जैसे हमने किसी से माल उधार लाया और उसको हमें पैसे अभी दिए नहीं हैं। 1000 रुपये का अगर उधार है तो 1000 की लायबिलिटीज़ कहलाएगी। और तो लायबिलिटीज़ भी 2 प्रकार की होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। तो पहला हम देखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है जो कि 1 साल के बाद देना होता है, वो हमारा लॉन्ग टर्म के। दूसरा जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होता है वह हमारा जाता है 1 साल के अंदर जो देना होता है। और चौथा है आपका एसेट। तो एसेट क्या है? तो एसेट एक संपत्ति है जिसे हम यूज़ करके अपने भविष्य में पैसे मिल सकते हैं। तो एसेट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला करंट एसेट है, दूसरा है लॉन्ग टर्म एसेट, तीसरा है इंटेंजिबल एसेट। तो करंट एसेट के अंतर्गत आपका कैश आ जाता है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म एसेट होता है जिसे हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं, यह जल्दी खरीदा और बेचा नहीं जाता है। लेकिन जो करंट एसेट होता है इसको हम डेली खरीद और बेच सकते हैं, यानी वन फाइनेंशियल ईयर के अंतर हमें इसको खरीदना व बेचना होता है। तो हमारा करंट एसेट होता है, जैसे हमारा गुड्स भी हो सकता है, हमारा कैश भी होता है। तो लॉन्ग टर्म एसेट के अंतर्गत जो है हमारा प्रॉपर्टी हो गया, कार हो गया, होम हो गया, हमारी जो भी जानवर जैसे गाय भैंस, ये सारी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म एसेट के अंतर्गत आती हैं। तीसरा आपका आता है इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट के अंतर्गत जो हमारे पेटेंटेड प्रोडक्ट होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, लोगो होते हैं, ये सारा चीज़ हमारा इंटेंजिबल एसेट के अंतर्गत आता है। तो एक हम देखते हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए MBA चाय वाला है और MBA चाय वाले ने अपना एक पेटेंटेड नाम लिया हुआ है MBA चाय वाला, तो वह नाम कोई और नहीं यूज़ कर सकता है क्योंकि वह पेटेंट करवा लिया अपने नाम पे। दूसरा होता है हमारा ट्रेडमार्क, जैसे अमेज़ॉन का हो गया। अलग अलग बहुत सारे ट्रेडमार्क्स हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी, ना तो वीडियोज़ में, ना तो यूट्यूब, कहीं पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको फ़ाइन भी देना हो सकता है, मे भी हो सकता है जेल भी हो, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट। लेकिन अगर इन फ्यूचर में हम
चाहे लॉन्ग टर्म एसेट को या फिर इंटेंजिबल एसेट को अगर हम बेचते हैं तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देकर जाते हैं। मान लीजिए अगर अमेज़ॉन अपना जो अमेज़ॉन नाम है या लोगो अगर वह बेचे तो कई करोड़ कई अरब डॉलर का बिक सकता है आज के डेट में। पांचवा पॉइंट आता है आपका गुड्स। तो गुड्स क्या होता है? बेसिकली गुड्स क्या होता है? अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम सामान खरीद कर अपने बिजनेस में लाते हैं तो हमारा गुड्स कहलाता है। वो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा फर्नीचर का दुकान है तो हमारी तो कुर्सियाँ हो गई, मेज हो गई, टेबल्स हो गए, हमारे लिए गुड्स होगा। अगर हमारा फॉर्चून की दुकान है, किराना स्टोर है, तो वहाँ पे बहुत सारी सामानें मिलती हैं, वो हमारे लिए गुड्स कहलाएंगी। तो बेसिकली वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जो एक व्यापारी सेल करता है, खरीदता और बेचता है, उसी को हम बोलते हैं गुड्स। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है? तो जो भी वन फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट हमने बेचने के लिए लाए थे लेकिन वह बिका नहीं, अभी भी वह रखा हुआ है, अभी वह बिका नहीं है, अभी वह रखा हुआ है, वो हमारा स्टॉक कहलाता है। यानी बचा हुआ जो माल रहता है, जो बिका नहीं रहता है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। बाकी आप डिफिनीशन वगैरह पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7वें नंबर पे डेबिटर। तो बेसिकली डेबिटर क्या होता है? डेबिटर मतलब देनदार, मतलब वह व्यक्ति या संस्था जिन पर व्यवसाय की राशि बकाया है। जैसे हमारे कस्टमर हो गए, मान लीजिए हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई हम बिज़नेस चला रहे हैं, तो हमसे कोई सामान उधार लेकर गया है, तो हमारा जो कस्टमर होता है वो हमको अभी पैसे नहीं दिए है, तो हमारा कस्टमर हमारे लिए देनदार कहलाता है, यानी वह कस्टमर डेबिटर कहलाता है। और 8वां पॉइंट आपका जाता है लेनदार। तो देनदार, लेनदार बस देनदार का विपरीत होता है लेनदार। तो हम लेनदार कहलाएंगे, जो कि एक डीलर होता है, जो कि एक शॉपकीपर होता है, वो लेनदार कहलाता है, यानी क्रेडिटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका 9वें पॉइंट पे इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। तो दिवालिया क्या है? बेसिकली जैसे कोई भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बट हमारा बिजनेस 10 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया, बट हमारा बिजनेस सही से नहीं चला और वह बिजनेस हमारा लॉस में चला गया। यानी जब हमारे पास जो देनदारी होती है, जिन लोगों से हमने कर्जा लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्हें हमें देना भी होता है, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे अब, क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस लॉस में चला गया है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमारे पास जो देनदारी होती है, हमारी जो इनकम होती है, उससे ज़्यादा जब हमारे पास कर्जा हो जाता है, जितनी हमारी संपत्ति रहती है उससे ज़्यादा का जब हमारे पास कर्जा हो जाता है, तो उस वक्त हम हो जाते हैं दिवालिया। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास टोटल संपत्ति है 5 लाख रुपए, लेकिन हमें जो बिज़नेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए लेकर स्टार्ट किया है, तो यानी हमारी संपत्ति केवल 5 लाख रुपए है, लेकिन हमें देना है किसी को 10 लाख रुपए। उस वक्त हम कहलाएंगे दिवालिया, क्योंकि हमारे पास संपत्ति ही केवल 5 लाख रुपए की है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका बैड डेब्ट्स। तो बाय मिस्टेक 90 नंबर 9वें नंबर पे हो गया बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? यानी अशोध ऋण। अशोध ऋण क्या होता है? यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने कर्जा दिया और वह मान लीजिए भाग गया लेकर के, कहीं पर भी लेकर भाग गया, और वह मतलब ऐसा पैसा जो मिलने की कोई उम्मीद ना हो, यानी हमने जिस व्यक्ति को पैसे दिया और वह पैसा मिलने की कोई भी उम्मीद ना हो, वो हम बैड डेब्ट्स के अंतर्गत लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका रेवेन्यू आ जाता है। तो रेवेन्यू क्या होता है? तो वह आय होती है, रेवेन्यू वह आय होती है जो भी, जैसे मान लीजिए हम जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट लाते हैं, तो हम उसको बेचते हैं 120 रुपये का। तो 100 रुपये का प्रोडक्ट लाया हमने, 120 रुपये का बेचा, तो यानी 20 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। हम उस प्रॉफिट को बोलते हैं इनकम, और जो हमारा टोटल 100 रुपये का जो प्रोडक्ट था वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू। यानी 100 120 टोटल रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सपेंस आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं रेवेन्यू और इनकम को और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, रेवेन्यू वह आय है जो किसी व्यवसाय को उसकी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों से
होती है। आमतौर पर यह आय वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री ग्राहकों को करके प्राप्त होती है। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम सामान लाए हैं, यानी 100 रुपये का सामान लाया हमने और 120 का बेचा, तो जो 100-120 दोनों को मिला के टोटल जो हमारा होता है, जो हमने बेचा है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। टोटल प्लस कर देंगे, यानी हमारा जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है उसको, और रेवेन्यू यानी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा रेवेन्यू कहलाता है। तो इनकम क्या होता है, यानी इनकम वह होता है रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी जब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर देंगे, यानी जो हमारा खर्चा हुआ है और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, तो उसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारी इनकम कहलाती है। और एक्सपेंस क्या होता है, तो एक्सपेंस आपको पता है अपनी वस्तु और सेवाओं को उत्पन्न करने, उसे बेचने से संबंधित किए गए खर्चे, यानी सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और एड्स चला रहे हैं, फेसबुक एड्स चला रहे हैं, कई जगहों पे एड्स चला रहे हैं, तो जो भी हम खर्चा कर रहे हैं अपनी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। तो बाकी लॉस क्या होता है, लॉस आप देख सकते हैं, एक्सपेंस इज़ ग्रेटर देन इनकम। जब भी हमारा जो खर्चा होता है, जो हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी इनकम मान लीजिए है, डेली की इनकम हमारी 500 है, बट हमारा खर्चा ही 1000 रुपया है, तो देन उस समय हम वह जो एक्सपेंस होता है वही एक्सपेंस ही हानि कहलाती है। तो आई होप हानि आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और देखते भी हैं। और डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट आप देख सकते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट बिजनेस में 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। जैसे हमें कहीं पे सामान लेने गए, तो जो भी हमें छूट मिलती है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है और उस बंदे ने हमें 90 रुपये का प्रोडक्ट दिया, तो हमने 10 रुपये का डिस्काउंट लिया। तो डिस्काउंट आप समझ रहे हैं। लेकिन डिस्काउंट के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। जैसे जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो उस समय तो हमें बोलता है कि इस दवा पे इतने % डिस्काउंट है, 10%, 20%। तो हमारा वो जब व्यापारी ही हमें छूट दे देता है कि ये 10% इस पर डिस्काउंट है, तो उसको हम बोलते हैं व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब हम उसको कैश देते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे बोल दिया इतना रुपये हुआ आपका, और कैश देते समय जो डिस्काउंट हमें मिलता है या फिर जो हम डिस्काउंट लेते हैं किसी व्यापारी से, वो हमारा नगद छूट कहलाता है, यानी कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आएंगी, डिस्काउंट क्या होता है। और बाकी इनवॉइस क्या होता है, तो इनवॉइस आप देख सकते हैं इनवॉइस क्या होता है। जैसे जो भी हम सामान लेते हैं उसका पूरा ब्यौरा, कितनी क्वांटिटी है, कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट दिया, उसका जो ब्यौरा एक व्यवस्थित तरीके से लिखने को ही इनवॉइस बोलते हैं, जिसे हम रसीद भी कहते हैं हिंदी में। तो इनवॉइस भी आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, जितने भी 15 हैं, 15 नहीं 16 हैं, क्योंकि बीच में 9 2 बार हो गया था। तो 16 यहाँ पे शब्दावली हैं अकाउंटिंग की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहते हैं अकाउंटिंग में अच्छे से एंट्री करना, जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, आगे भी आने वाले जो भी एंट्री करेंगे आप, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो आपको समझना होगा कि हाँ, ये बैड डेब्ट्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, इंसॉल्वेंट क्या है, डेबिटर क्रेडिटर सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको, स्टॉक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं एसेट वगैरह है, हमारी संपत्ति है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।